जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण मैम। और आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपने डिप्लोमा इन पंचकर्मा थेरेपी। इसका सेकंड सब्जेक्ट। मैम वो असाइनमेंट किस मतलब आपका नंबर वो कहाँ भेजिए? वो आप ग्रुप में भेज दीजिए ना। ग्रुप में एडमिन लॉक है सर। अच्छा मैं बोल देती हूँ सर, है ना, आज के लिए उसे ओपन कर देंगे तो सब लोग उसे ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमने मांसपेशियां वगैरह सारा पढ़ लिया था, हृदय का देख लिया था। अब आए थे हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जो हमारा तीसरा तंत्र हम पढ़ रहे हैं, सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र, सभी को पता है मानव श्वसन तंत्र के बारे में। ये हमारे जो हम श्वसन करते हैं, सांस लेना, सांस बाहर निकालना, और अंदर पूरी क्या क्रिया होती है और कौन कौन से ऑर्गन इस सिस्टम के अंदर होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं जो सारे इसमें काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम मानव श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली हम सब लोग ये जानते हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं, पेट पे सांस का काम करते हैं, बट उसके आगे और क्या क्या चीज है और कौन से अंग हैं जो इसमें जुड़ करके एक तंत्र का विकास करते हैं, जिसे हम श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर ऐसे ही सिस्टम से बना हुआ है, हमने पढ़ा था ना, जैसे पिछले से पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके बारे में है ये। तो मानव श्वसन तंत्र कैसा है, बड़ी जटिल प्रणाली है, और हम सब अगर देखें इसको तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से काम करती है, कितना ही सुंदरता से बनाया गया है हमारे शरीर को, और कितना एक एक जो अंग है हमारा, एक एक जो तंत्र है वो कितने अंगों से मिलके बना है, और किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ वो काम करता है, और अगर वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये जो सारे तंत्र हम पढ़ा रहे हैं ना, इसे आप ऐसे मत समझिए कि ये हमारा कोई लेना देना नहीं है ऐसे पंचकर्मा, बिल्कुल बहुत ज्यादा लेना देना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर क्या है, मानव शरीर की एनाटॉमी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, कहाँ आपकी हड्डी है, कहाँ रक्त मांस मज्जा है, कहाँ आपका ये सारे तंत्र हैं जो विद्यमान है हमारे शरीर के अंदर, कितने तरीके के तंत्र हैं। जब वाइवा होता है ना, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए कि हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। हर एक तंत्र के बारे में आपको ज्ञान होना आवश्यक है कि जब आप पंचकर्मा के अंदर सारी थेरेपीज कराते हैं, जितना भी है हमारी क्रियाएं उसके अंदर आती हैं पंचकर्मा एंड आयुर्वेदिक एंड नेचुरोपैथी, कि भाई आपको वमन कराना है, आपको विरेचन कराना है, आपको बस्ती देनी है, आपको रक्त मोक्षण कराना है, आपको अभिंगा कराना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा तंत्र है, कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर आते हैं, किस ऑर्गन को कहाँ पे हम कितना प्रेशर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, किस तरह से उसकी मसाज होती है, किस तरीके से ऊपर की तरफ करना है, नीचे की तरफ करना है, मसल्स को फैलाना है, किसी भी नोट को तोड़ना है, तो किस तरीके से ये काम करता है, वो सब आपकी इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को आपको आना ही चाहिए। ये जैसे कि आपको याद होने चाहिए। याद आपको कैसे होंगे कि आप अपने घर में बैठे हैं, आप देख रहे हैं सबको, ऑब्जर्व कीजिए, कीनली ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं ना, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो कि कोई बैठा है, कि किस तरीके से सांस ले रहा है, आपको पता चलेगा ये तेज सांस ले रहा है, ये जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, ये बड़े आराम से सांस ले रहा है, ये धीरे धीरे सांस ले रहा है, इससे सांस ही नहीं ली जा रही, इससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सब चीज आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम याद कर पाएंगे, वो याद रहेंगी ना, तो जैसे ही हमारे सामने आकर के आपका क्लाइंट, आपका पेशेंट बैठता है, तो जब खुद आप बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तो उसका जो विश्वास है, उसका जो फेथ है, वो आपके साथ जुड़ जाता है कि मैं जहाँ आया हूँ उसको नॉलेज है, ठीक है ना। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, और जब तक आपको ये याद नहीं होंगे ना, तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं डेवलप होगा, क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं होगा तो आप कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आएंगे। वो चीज बहुत ज्यादा जरूरत है कॉन्फिडेंस के लिए। बिना कॉन्फिडेंस के आप पेशेंट को नहीं अपने पास रोक के रख सकते हैं। वो एक बार आया दोबारा लौट के नहीं आएगा, वो दोबारा लौट के आएगा आपकी नॉलेज के ऊपर, दोबारा लौट के आएगा आपके ट्रीटमेंट के ऊपर, दोबारा लौट के आएगा आपके डायग्नोस के ऊपर कि आपने कैसे डायग्नोस किया, और लास्ट में लौट के आएगा वो आपके बिहेवियर के ऊपर कि आप लोगों ने उनको किस तरीके से उनको ट्रीट किया मतलब इलाज नहीं किया, मतलब उनके साथ कैसा व्यवहार आपका रहा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आती हैं कि जब आप अच्छे से पढ़ते हैं,
जानते हैं और हम्बल रहते हैं। इतना डाउन टू अर्थ आप सब लोगों को होना चाहिए कि आप ये ना सोचें कि अब तो मुझे सब आता है, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं आता, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जिसको शायद सब कुछ आता हो और उससे ज्यादा किसी को कुछ ना आता हो। ये कहना सर्वथा गलत होगा। इसलिए जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो केवल ये आपको पीडीएफ पढ़ लेने भर से नहीं होगा। ये सारी नॉलेज आपको बार बार मैं इसलिए देती हूँ कि इन सब चीजों को मैं जितना आपको बताऊंगी उतना आपको चीजें याद रहेंगी, क्योंकि जब हम सुनते हैं, जब हम देखते हैं तो हमें, जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा कम याद होता है, सुनते हैं हमें तो उससे थोड़ा ज्यादा याद होता है, और हम सुनते, देखते और पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा याद होता है, बहुत ज्यादा देर तक याद रहता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि इसकी वीडियो को आप प्लीज दोबारा एक बार रिवाइज करो, आपको यही याद हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए एग्जाम की ये जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो जो चीजें बताती जाती है, समझाती जाती है, उनको अपने घर में, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली के अंदर यूज करके देखिए कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आइडिया होता जाएगा आपको। ठीक है, आगे हम चलो चलते हैं मानव श्वसन तंत्र के ऊपर। इतनी देर मैंने आपको समझाया, आप लोग शायद कुछ सोचता भी हो कि मैम बहुत बिना मतलब में समझाते हैं, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस करने से है। ठीक है, श्वसन प्रणाली ऑक्सीजन प्रदान करने और चयापचय के अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए परिसंचरण तंत्र के साथ मिलकर काम करती है। परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है, अभी आपने नहीं पढ़ा है। परिसंचरण तंत्र होता है हमारा एक्सिलरी सिस्टम, वो है आपका शरीर से गंदगी बाहर निकालने वाला सिस्टम। उसके अंदर आपके किडनीज आती हैं, उसके अंदर आपका मूत्र मार्ग वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, मूत्र नलिकाएं वगैरह कैसे किडनी काम करती है, वो परिसंचरण तंत्र है। तो चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम होता है, उसके बाद जो अपशिष्ट उत्पाद बनते हैं, मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसके बाद में उसको साफ निकालने का काम करती है। किससे? ऑक्सीजन श्वसन प्रणाली के साथ, मतलब श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र दोनों मिलकर उन सब चीजों को बाहर निकालने का काम मिलकर करती हैं। तो कोई भी एक अंग अकेला काम नहीं करता है, कोई भी एक सिस्टम अकेला काम नहीं करता है, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। ये बात हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि क्या होता है कि हमें देखते हैं पेट खराब है, इनको कफ ज्यादा बनता है, इनको जोड़ों में, हड्डियों में दर्द ज्यादा रहता है, पर ये सब इनके साथ साथ रिलेटेड है ऑर्गन्स के साथ, तंत्रों के साथ में। ठीक है, तो ये तभी समझ आएगा जब हमें पता होगा कि ये सब एक साथ मिलकर काम करती है, एक अकेली कोई चीज काम नहीं करती है ना। श्वसन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझ के। नाक, मुंह, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र आपका यहाँ होता है जिससे आपकी आवाज है, मैं जो बोल रही हूँ आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ से सब कुछ समझ में आएगा। मतलब ये तो सिर्फ एक उसको हेल्प करने के लिए है। जो आवाज है वोकल कॉर्ड के थ्रू वो बाहर आ रही है, स्वर यंत्र के थ्रू बाहर आ रही है। स्वर यंत्र जब काम करता है तभी आपकी आवाज बाहर आती है। ठीक है, वो श्वास के नली के साथ में आपका रहता है, क्योंकि उसमें हवा आती जाती है, उसी से आपके स्वर बनते बिगड़ते हैं। ठीक है ना, श्वास नली, सांस लेने की नली, ये आपकी जो, ये आप ध्यान से देखेंगे ये बिल्कुल ऐसे, ये हाथ लगाइए सब लोग अपने, ये आपकी क्या है, ये नली है ये। ठीक है ना, श्वसन नली, ट्रैकिया। खाना खाने की आहार नलिका भी यही होती है, ये भी यही होती है। एक गले के अंदर एक वो होता है, तो ऐसे करके ढक्कन खुलते बंद रहते हैं खाना खाने के लिए, ऐसे करके ऐसे, तो बिल्कुल कोरिलेटेड। ब्रोंकियल नलियां जो कि आपके यहाँ से आके ऐसे करके ऐसे फेफड़े में डिवाइड हो जाती है। देखें तो अगर आप पिक्चर देखेंगे, अभी आएगी पिक्चर, उसमें ऐसे करके दोनों दो फाड़ होगी, वो है ब्रोंकियल नलियां। फिर आए आपके फेफड़े, मतलब उन नलियों से जुड़े हुए होते हैं आपके फेफड़े। फेफड़े के अंदर उनकी मांसपेशियां, उनसे जड़ी हुई रक्तवाहिकाएं, ये सारा मिलकर के श्वसन तंत्र बनाता है। देखो पिक्चर आ गई है, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना कि जितना पढ़ाया मैंने उसका सारे का सार है ये, जो मतलब मैंने ऑर्गन्स बताए। अब आप इसको देखो कि नेजल कैविटी है, फेरेंक्स है, लैरेंक्स है, ट्रैकिया है, लंग्स है, क्लस्टर है, ब्रोंकी है। ये सब इसके अंदर आपकी ये जो ब्रोंकल नलियां बोली है वो ये हो गई, बीच की सांस वाली नली ये हो गई, लैरेंक्स इधर हो गया, फेरेंक्स इधर हो गया, नेजल कैविटी नाक के अंदर जो ये नोज है इसके अंदर यहाँ हम देखेंगे तो ये इधर खोलते हैं यहाँ से और अंदर जाते हैं वो सीधे
यहाँ से होके अंदर खुलते हैं हमारी ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। श्वसन तंत्र शरीर में ऊतकों और अंगों का समूह है जो सांस लेने या श्वसन करने को सक्षम बनाता है। इस प्रणाली में वायुमार्ग, फेफड़े, रक्तवाहिका और मांसपेशियां शामिल हैं। मांसपेशियां भी काम करती है क्योंकि बिना मांसपेशियों काम करे तो काम होगा नहीं। आगे चलिए, श्वसन प्रणाली का कार्य है श्वसन तंत्र शरीर और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान करना। तो श्वसन तंत्र का काम क्या है कि हमारी बॉडी और ये हमारा वायुमंडल, मतलब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो मेरे चारों तरफ है, बहुत बड़े पार्ट में भी है और बहुत छोटे पार्ट में, ये जो हमारे आसपास है वायुमंडल, इसके बीच गैसों का आदान प्रदान, मतलब वायुमंडल से मेरे फेफड़े के अंदर गई और मेरे फेफड़े और मेरे शरीर के अंदर से वायुमंडल में वापस आ गई। तो क्या हुआ, आदान और प्रदान। ली ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी गैसेस अंदर दी। जो काम की चीजें हैं वो हमारी बॉडी ने लंग्स के थ्रू होके अपने ब्लड के थ्रू होके पहुंचा देगी जगह जगह जहां जहां जरूरत है। और जो वेस्ट था, जो मेरे यहाँ पहले ही अंदर से बना हुआ था, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह जो भी कुछ है, हमारे बहुत सारे टूटती हैं चीजें, छोटे सिंपल फॉर्म में खाना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है ताकि सेल उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो वो उन सब में भी गैसेस बनती है कई तरह की, वो सब पे बाहर निकल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, आदान, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। तो मैंने लिया भी और दिया भी, ठीक है। श्वसन पथ ऑक्सीजन को रक्त में प्रवेश करने के लिए मार्ग प्रदान करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से बाहर निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम मेन बोलते हैं कि मेन वो सबसे ज्यादा होती है, उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है, बाकी और भी कुछ गैसेस 0.2% के अंदर वो बाकी सारी गैसेस होती है, ठीक है। रक्त से बाहर निकालता है, ये श्वसन पथ का काम है, जो पूरा हमारा पथ है उसका। श्वसन पथ सीलिएटेड उपकला कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाले धूल के कणों को रोकता है और इसे छींक के माध्यम से बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा, अगर आप कहीं पे ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कुछ पिसाई वगैरह हो रही है, धूल उड़ रही है, आंधी आ रही है, या हवा बहुत तेज चलती है, जब गर्मियों में पॉलन उड़ते हैं, वो देखिए वो किसी में व्हाइट व्हाइट कलर के वो उड़ते हुए नजर आते हैं उसमें, तो वो तो दिखाई देने वाले हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो दिखाई नहीं देते हैं, उड़ते हैं, वो जैसे सांस के साथ अंदर जाते हैं, फिर वो चिपक जाते हैं वहां पे जाकर के, वो श्लेष्मा जैसी होती है वो कला उसकी लेयर, ठीक है, उसमें चिपक जाते हैं। फिर हम बहुत तेजी से, जो छींक की गति होती है बहुत तेज होती है, उसके साथ वो धूल के कण, वो पॉलन, वो गंदगी बाहर निकलती है। मतलब एक ही स्वतः सफाई का सिद्धांत है छींक आना। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका ये वेग है, आवेग है ना, रोकना नहीं चाहिए, पढ़ाया था ना पहले। तो छींक अगर आप रोकोगे, गंदगी अंदर जाएगी और फिर वो अंदर से होकर के बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो बहुत लंबा काम हो जाएगा उसका। और छींक के माध्यम से तुरंत के तुरंत बाहर निकलेगी, ठीक है। या नाक बंद है आपकी, या फिर सर्दी लग गई है आपको, तब भी छींके आती है ना। श्वसन पथ नाक मार्ग के माध्यम से गंध की अनुभूति में भी मदद करता है। जो हमारी गंध की कोशिकाएं होती हैं, जो स्मेल सूंघने का काम भी करती है ना नाक, बस वो सांस लेने का तो नहीं करती। मतलब ये क्या क्या काम करती है नाक, क्या काम करती है, देखिए समझिए। नाक सांस लेने में मदद करती है ना, नाक से गंध की अनुभूति होती है, और नाक ही जो इसके अंदर श्लेष्मा की हल्की वो होती है, वो आपके जो ये धूल के कण वगैरह वो सब यहीं रुक जाते हैं, यहीं इसी के अंदर। यहाँ पे हेयर्स होते हैं और अंदर एक चिकनी लेयर होती है। आप किसी की भी नोज हम जब चेक करते हैं तो अंदर वो बहुत चिकनी लेयर होती है। तो नाक गंदी, जो हम कहते हैं ना गंदगी है, तो जैसे पॉल्यूशन में से आप बाहर आइए, फिर नोज क्लियर कीजिए, पानी को ऐसे करके वापस प्रेशर से बाहर निकालिए। जब वो निकालते हैं तो एकदम ब्लैक कलर की गंदगी निकलती है, वो हमने सफाई कर दी उसकी, उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको, क्योंकि हम क्या जो नेति की क्रिया करते हैं वो क्या है, वो यही सूत्र नेति है, रबर नेति है और पानी की नेति है, ठीक है। उन सबसे क्या होता है, ये क्लियर ही तो होता है। ये जब क्लियर होता है तो साइनस वगैरह, अस्थमा वगैरह, इन सब चीजों में, एलर्जिक अस्थमा, राइनाइटिस, इसमें आराम हो जाता है। तो इसलिए वो नेति की क्रिया करवाते हैं, वो सफाई करने का काम करते हैं। इस नाक से पानी लिया, इस नाक से निकाल दिया, फोन रखते हैं और मुंह से धीरे धीरे सांस लेते जाते हैं, और इधर से नाक से एक टॉटी नुमा पात्र होता है, उससे ऐसे करके निकाल दिया। सिखाएंगे आपको, ये आपको समझ में आएगा। तो श्वसन पथ नाक के माध्यम से गंध की भी अनुभूति दूर कराता है। तो कितने सारे काम हमारी नाक के नहीं, आप सारी श्वसन पथ से होकर गुजरने वाली हवा
स्वर यंत्र में भी कंपन पैदा करती है। ठीक है, अगर जो ये एयर है, मैंने आपको बताया ना कि एयर जब अंदर जाती है तो जो कंपन पैदा होती है उससे ही हमें बोलने में मदद करती है। नहीं तो मैं कुछ नहीं होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगी, पर आप लोगों को कुछ सुना ही नहीं देगा। परीक्षा पे आ जाते हैं। श्वसन तंत्र में वायु मार्ग, फुसफुसीय वाहिकाएं, फेफड़े और श्वास संबंधी मांसपेशियां शामिल हैं। यह शरीर को हवा और रक्त के बीच तथा रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। अब देखो ये पूरा इसमें दिखा दिया है, नोज, माउथ, ट्रकिया, लंग्स और डायफ्राम। डायफ्राम ये हिस्सा होता है जो आपके पेट को फेफड़ों से अलग करता है। अगर हम फील करने की कोशिश करें तो हम फील कर सकते हैं कि जहाँ फेफड़े आगे खत्म होते हैं वहां आपका डायफ्राम चालू होता है जो पेट को और इसको अलग अलग करता है। ठीक है, बहुत ही क्लियर पिक्चर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आया, और ये आपने याद कर लिया तो आपको बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। श्वसन प्रणाली को होम्योस्टेटिस या श्वसन के तंत्र के बीच के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है और शरीर के आंतरिक वातावरण को भी बनाए रखती है। श्वसन प्रणाली रक्त के पीएच को विनियमित करने में भी मदद करती है। अगर हम सांस लेंगे तो उसी से हमारा ब्लड एल्कलाइन है, एल्कलिक हो रहा है, या उसमें भी थोड़ा उसको बैलेंस करने में काम करती है कि एसिडिक है या ऐसा। श्वसन घटनाओं का भयक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल और शरीर की कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। एक बाहर निकलती है और एक अंदर ली जाती है, जिसके बिना हमारे शरीर का कोई काम नहीं हो सकता है। श्वसन तंत्र के अधिकांश अंग वायु वितरित करने में मदद करते हैं, लेकिन केवल छोटे अंगूर के आकार के एल्वियोली और एल्वियोलर नलिकाएं ही वास्तविक गैस के विनिमय के लिए जिम्मेदार होती हैं। अभी जब हमने ऊपर वाली पिक्चर देखी थी तो देखा ना छोटे छोटे बने हुए थे, वो एल्वियोली और एल्वियोलर नलिकाएं हैं अंदर जो होती हैं वेन्स जैसे, वो मेन विनिमय मतलब लाने ले जाने का काम मेन वो ही करती है। श्वसन प्रणाली ऑक्सीजन प्रदान करके चयापचय के अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए परिसंचरण तंत्र के साथ मिलकर काम करती है। ये मैंने शुरू में बता दिया आपको। ठीक है, शरीर की कोशिकाओं को चयापचय प्रक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस और मेटाबॉलिक जो आपकी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म में जो भी कुछ काम होता है उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब उसके बिना नहीं हो सकते हैं, आपूर्ति निरंतर जरूरी होती है, मतलब उसको हर समय जरूरत होती है। उसके बिना हमारा मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर पाता है, जो कि हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मेटाबॉलिज्म आपका बिगड़ा, आपके शरीर में बीमारियां आई। ठीक है, इसलिए कहते हैं प्राणायाम करने के लिए, अनुलोम विलोम हमारे मेटाबॉलिज्म को सही कर देता है। श्वसन के प्रकार कैसे हैं? गैस विनिमय के स्थल के आधार पर, गैसों के आदान प्रदान के आधार पर हम कर रहे हैं बात। बाह्य श्वसन वो कैसा होता है? बहुत सिंपल है, हम सब देखते हैं, हमें सबको तो देख के ही पता चलता है कि बाह्य श्वसन कैसा है। फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान, ये फेफड़ों के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, जो बाह्य श्वसन है, जो हमें साफ साफ समझ में भी आती है। आंतरिक श्वसन ये बड़ी चीज है। ठीक है, कि अंदर सेल में किस तरीके से श्वसन हो रहा है। रक्त और कोशिका के बीच गैसों का आदान प्रदान, रक्त नलिकाओं में चल रहा है, ठीक है, उसके साथ वो कोशिकाओं में कैसे पहुंचा, और रक्त जो वो ऑक्सीजन है वो तो कोशिका में चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? कोशिका के अंदर है, और वो ही सांस लेता है, वो ही आपके लिए अगर मैं कहूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं। सेल का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, और उसी के माध्यम से सेल सारा कार्य करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो ही रक्त से कोशिकाओं के बीच में गैसों का आदान प्रदान, रक्त बह के पास से निकल रहा है, हमारी जो कोशिकाएं हैं उससे वो अंदर जाएगा और अंदर से बाहर निकलेगा, और ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की उपयोग की प्रक्रिया कहाँ होती है? सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर दो तरह से बताया है, एरोबिक श्वसन और अवायवीय श्वसन। यह प्रक्रिया जिसमें बाह्य और आंतरिक श्वसन होता है, मानव सहित सभी प्राणियों में होती है, एरोबिक श्वसन कहलाता है। ठीक है, सबके अंदर होती है ये, कोई भी प्राणी है, कोई भी छोटा से छोटा जीव है,
और मानव सब में एक जैसा होता है और ये एरोबिक श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन कैसा होता है? बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, कृमि जैसे कुछ जीवों में ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ही ग्लूकोज को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तोड़ा जा सकता है, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया में अवायवीय श्वसन कहा जाता है उसको, क्योंकि उसमें वायु की मीन्स ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा बना दी। और हमारे यहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन लेकर के ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस एरोबिक श्वसन और अवायवीय श्वसन। जो बिना वायु के हुआ, वायु में ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा गया और उससे ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के माध्यम से बाहर निकल गई और ऊर्जा शरीर के अंदर वितरित कर दी गई। ठीक है, श्वसन तंत्र की शारीरिक संरचना बहुत आसान है। चलिए, कौन कौन से अंग है ये तो समझा तो पहले ही दिया है, अब हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। नाक और नाक गुहा, नाक और नाक की गुहा जो होती है, गला, दो ब्रोंकाई, दो फेफड़े, दो ब्रोंकाई कौन सी, यहाँ से यूं डिवाइड हुई। ठीक है, दो फेफड़े, उदर में भोजन, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स और सांस लेने की मांसपेशियां, इंटरकोस्टल मांसपेशियां और डायफ्राम, ये सारी चीजें, क्योंकि डायफ्राम भी देखो आप सांस लेते तो ऊपर और नीचे जाता है, अब आप सीधे लेटे या कोई भी सीधा, किसी को सीधा लेटाएं फिर देखेंगे हम ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे जाता है, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे जाता है, वो डायफ्राम। और वो डायफ्राम ऐसे काम करता है मांसपेशियों के माध्यम से। आगे चलते हैं, नाक और नाक गुहा, सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं। नाक, नाक का अग्रभाग में क्या होते हैं, दो नासिका क्षेत्र होते हैं। नाक एक ग्रहण और श्वसन अंग है। ग्रहण मतलब ग्रहणेंद्री बोलते हैं हम नाक को, तो ग्रहणेंद्री मतलब जिससे आप सूंघ सकते हैं, जिससे आप स्मेल को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि ये खुशबू है या ये बदबू है और ये बहुत अच्छी प्लेजेंट स्मेल है, या ये खाने की खुशबू है या ये मिट्टी की खुशबू है ना। तो वो ग्रहण करके बताती है कि कैसी खुशबू या बदबू या जो भी कुछ है। ठीक है, और श्वसन लेने के लिए काम करती है, दो काम करती है। ठीक है, वैसे तीन काम करती है, पहले तीसरे पता है ना, तो जो गंदगी है यहाँ रोक लेती है, धूल के कणों को फिर बाहर निकालती है, वो भी होता है, पर मेन ये दो। नाक के दो भागों में, नाक को दो भागों में विभाजित किया है, जैसे बाह्य भाग नासिका कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है, और आंतरिक भाग जैसे नासिका गुहा कहते हैं, जो ये छेदों के द्वारा अंदर होके यहाँ तक आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे, नासिका गुहा। नाक का ढांचा हड्डी और उपास्थि से बना होता है, यहाँ पे हड्डी भी है, ये देखेंगे आप, ये जो है हमारी में ये हड्डी है, और ये सब क्या है जो हिल सकती है, ये जो इतने सॉफ्ट है ये हड्डी नहीं है। ठीक है, और उपास्थि से मिलकर बना होता है। नाक की दो हड्डियां, दो छोटी हड्डियां और मैक्सिला के विस्तार से नाक के पुल का निर्माण करते हैं, जो कि हड्डी वाला भाग है, और ढांचे का भाग शेष उपास्थि है, जो कि लचीला भाग, ये जो है आपका, ये संयोजित ऊतक से बना होता है, त्वचा के ढांचे को ढकते हैं ये। ठीक है ना, त्वचा ढांचे को ढकती है, ढांचा मीन्स ये जो ढांचा बना हुआ है ना, हड्डी का जो ढांचा बना हुआ है इससे ढकती है। दो नथुने नाक सेप्टम को द्वारा अलग होते हैं। दो नथुनों के छिद्र प्रत्येक नाक कक्ष या गुहा की ओर जाते हैं। नासिका गुहा वायु प्रवेश का मुख्य मार्ग है। वायु प्रवेश ही हम नाक से करते हैं, है ना, सांस हम लिटरली नाक से ही लेते हैं, और इसमें एक बड़ी अनियमित गुहा होती है जो एक पट द्वारा बराबर भागों में विभाजित कर दी जाती है। अंदर जब हम देखते हैं, आप मुंह खोलेंगे तो अंदर आपको दो छेद दिखाई देंगे, ठीक है ना, तो वो एक पट होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है। ठीक है, वो दो बराबर भागों में विभाजित कर दी जाती है। सेप्टम का पश्च भाग, बोनी भाग एथमाइड हड्डी और गोमर को लंबवत प्लेट द्वारा निर्मित होता है। नाक गुहा संवहनी रोमक स्तंभाकार उपकला से आवृत होती है, जिसमें बलगम स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें ग्लॉब्स कोशिकाएं कहते हैं, वो नाक गुहा के अंदर होती है।
उसके बाद नाक गुहा से ग्रसनी में खुलने वाले द्वार आंतरिक नासिका इंटरनल नेसर कहलाते हैं। तो नाक गुहा से वो ग्रसनी मतलब आपकी जो खाने वाली नली है उसके अंदर भी एक वो भाग खुलता है, तो नासिका इंटरनल नेरस बोलते हैं उसको। आगे चले नाक की संरचना पे। नाक का बाहरी भाग त्रिभुजाकार या पिरामिडनुमा होता है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु नाक का शीर्ष या नोक कहलाता है। ये चीज पिरामिड के अनुपात में देखिए, अगर ऐसे मैं करूं तो ये बन गया पिरामिड, ठीक है। और सबसे ऊंचा बिंदु नाक का शीर्ष, ये आपकी नोक है, ये सबसे ऊंचा होता है। अगर आप सबने देखा हो तो ये पार्ट हमारा कम होता है, ये भाग सबसे ऊंचा होता है। किसी किसी की नाक आपने देखी बहुत तीखी सी ऊपर उठी हुई होती है ना, तो वो नाक का नोक कहलाता है, शीर्ष भाग होता है। माथे के साथ मिश्रित पतला ऊपरी भाग को नाक की जड़ कहा जाता है। ये आपका ये है नाक की जड़, ये जो जगह है ना नाक की जड़ है, यहाँ से माथे से ऐसे करके जुड़ रही है और यहाँ से ऐसे, ठीक है। जबकि शीर्ष और जड़ के बीच के क्षेत्र को पृष्ठभाग कहते हैं, ठीक है। जड़ के ठीक नीचे स्थित छोटे वक्र को नाक के पुल के नाम से जाना जाता है। ये जो वक्र आपका क्षेत्र है, शीर्ष के नीचे नासिका छिद्र या नासिका छेद होते हैं, जो कि नासिका पट और नाक के उपास्थि युक्त पंखों से घिरे होते हैं। ये छिद्र, ये पंख उपास्थि युक्त जो कि लचीले होते हैं, इससे होते हैं, ठीक है, घिरे होते हैं। सॉरी, नासिका गुहा नासिका के पीछे का स्थान और श्वसन पथ का आरंभिक स्थान है। ये नाक सेप्टम द्वारा बाएं और दाएं नाक गुहाओं में विभाजित होता है। यहाँ पे बीच में एक सेप्टम होता है, ठीक है, और उसके द्वारा विभाजित होता है। गुहा के 3 भाग होते हैं। नाक गुहा के 3 भाग होते हैं। अब ये नाक की आंतरिक संरचना इसमें दे दी है। अगर आप समझना चाहेंगे तो इसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फ्रंटल साइनस कौन सा है, नेसल वेसिट्यूड कौन सी है, नेसल कैविटी कौन सी है, और ये सारा ये अंदर तक आपका गले में तक आकर के सारी चीजें बताई गई। इतने डीप की ऐसा आपको जरूरत नहीं है, पर ये बहुत सब कुछ क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह है, ये जो खाली है जिनमें होकर के एयर भर के अंदर जाती है, ठीक है। जब साइनसाइटिस होता है तो यही लोब्स बढ़ जाते हैं पूरे स्पुटम से, मतलब कफ से बलगम जो बनता है। नाक का वेस्टिबुल, नाक की गुहाओं के बीच नाक के वेस्टिबुल के ठीक पीछे स्थित क्षेत्र को नाक गुहा के बाकी हिस्सों से विपरीत त्वचा के ऊतकों द्वारा ढका रहता है। ये नाक के पंखों और नाक के पट से घिरा होता है, जबकि इसका तल कठोर तालू से बना होता है अंदर, ठीक है। वो बता नहीं सकते मैं, तो जैसे करेंगे तब आप प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे इस टाइम पे। श्वसन क्षेत्र, नाक के अंदर का विस्तृत स्थान जो सीलिया और बलगम स्रावित करने वाले ग्लोबिक कोशिकाओं से ढका होता है, वो अंदर होता है, ठीक है। घ्राण क्षेत्र, नाक की गुहा का सबसे ऊंचा बिंदु। घ्राण क्षेत्र में घ्राण रिसेप्टर्स होते हैं। प्रत्येक नाक गुहा में घ्राण रिसेप्टर्स के 2 ऐसे पैच होते हैं जो 2 घ्राण बल्बों के नीचे स्थित होते हैं। अंदर ऐसे क्या बोलते हैं, ग्रंथि जैसी होती है, और उसके नीचे से रिसेप्टर्स के पैच जैसे होते हैं, उसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, और वो सूंघ के उस ऑर्गन तक पहुंचा देते हैं, मतलब उन बल्ब जैसों तक पहुंचा देते हैं, और फिर नाक के क्षेत्र को ऑक्सीपिटल लोब से घ्राण से जोड़ देता है, ऊपर की तरफ फेंक देता है। ऐसे समझाएंगे। नाक की दीवारें 3 युग्मित और 2 अयुग्मित हड्डियों से बनी होती हैं। युग्मित हड्डियां नाक, तालू और मैक्सिलरी हड्डियां होती हैं, जबकि वोमर और एथेमाइड हड्डियां अयुग्मित होती हैं। नाक के दोनों और 3 जोड़ी नासिका के वो होते हैं। एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, 3 जोड़ी नासिका शंख होते हैं जो नाक गुहा के किनारों से सर्पिल आकार में बाहर निकलते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। वो जो पिक्चर थी उसमें दिखाई दिया होगा। आगे चलते हैं, फेफड़े का डायग्राम आ गया है इसमें। देखो, ट्रैकिया, एपेक्स, सेलम, ब्रोंकाइलेटरी, पोस्टीरियर बॉर्डर, कार्डियक नॉच, ये सारी चीजें इसके अंदर बिल्कुल क्लियर दिखा रखी है। एंटीरियर बॉर्डर कौन सा, बेस कौन सा है, ये आपके फेफड़े की पिक्चर है। फेफड़े श्वसन के आवश्यक अंग हैं। ये वक्षीय गुहा में मौजूद होते हैं। वक्ष मतलब आपकी छाती जो है उसमें मौजूद होते हैं। तो शंकु के आकार के होते हैं, मतलब ऊपर तक या नीचे से चौड़े, शंकु जैसे, मतलब गोल गोल सा होता है, तो शंकु बन जाता है, और ऊपर तीखा सा होता है थोड़ा,
एकदम तीखा नहीं होता है, पर हाँ थोड़ा सा देखा जाए तो वो ही होता है। आप देखिए पिक्चर में समझ में आएगा आपको। एक बक्षीय गुहा के मध्य में रेखा के प्रत्येक तरफ स्थित होते हैं ऐसे। अगर हम किसी के भी देखते हैं तो बीच में यहाँ पे हमारी एक रेखा बन जाती है ना, बिल्कुल सीधी, और इसलिए दोनों तरफ होती है, एक तरफ एक और एक तरफ एक। जो हृदय और मध्य स्थानिका में अन्य संरचनाओं द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। ये फुसफुस झिल्ली के भीतर स्वतंत्र रूप से लटके होते हैं, ठीक है, उसके अंदर रखे होते हैं, और केवल मुख्य ब्रोंक्यूल्स और फुसफुस वाहिका द्वारा श्वसन नली और हृदय से जुड़े होते हैं, ठीक है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है और उसका वजन भी अधिक होता है। बायां फेफड़े का वजन लगभग 550 ग्राम और दाएं फेफड़े का वजन 650 ग्राम होता है। शीर्ष गोलाकार होता है और प्रथम पसली के ऊपर हंसली तक पीछे पहुंचता है। ये हंसली किसको बोलते हैं? ये वाला जो हमारा क्लेविकल बोन होता है इसको हम हंसली बोलते हैं, ठीक है। फेफड़े का आधार अवतल और अर्धचंद्राकार होता है। ये डायफ्राम की बक्षीय स्थल पर टिका होता है और गुंबद के आकार का होता है। प्रत्येक फेफड़े का आधार डायफ्राम पे टिका होता है। जो नीचे का आधार ऐसे करके ऐसे टेढ़ा होता है, ये आपका डायफ्राम होता है। ऐसे करके ऐसे, तो ये ऐसे करके ऐसे होते हैं आपके। प्रत्येक फेफड़े का आधार डायफ्राम पे टिका होता है। शीर्ष ऊपर की ओर हंसली के लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर ऊपर तक फैला होता है, ठीक है। फेफड़ों की संरचना पे आ जाते हैं। फेफड़े मोटे तौर पर शंकु के आकार के होते हैं, जिनमें एक शीर्ष आधार पर 3 सतहें 3 किनारे होते हैं। बायां फेफड़ा दाएं से छोटा होता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। ये हृदय की उपस्थिति के कारण होता है। बाएं दाएं तरफ बड़ा होना, आपके राइट हैंड साइड बड़ा फेफड़ा इसकी तरफ छोटा फेफड़ा। ये वाले का 650 ग्राम, ये वाले का 550 ग्राम। ये क्यों होता है छोटा? क्योंकि इधर आपका हार्ट भी होता है। प्रत्येक फेफड़े में निम्नलिखित शामिल होते हैं चीजें। क्या क्या होती है? शीर्ष फेफड़े के ककुंद ऊपरी हिस्सा या ऊपर की ओर पहली पसली के स्तर के लगभग ऊपर की ओर निकला हुआ रहता है, हंसली से 15 सेंटीमीटर ऊपर, और गर्दन के तल में। गर्दन का तल कहाँ है आपका? यहाँ, ये आ गया आपका गर्दन का तल, ठीक है। ये है आपकी, यहाँ तक आपका ये फैला हुआ रहता है, ठीक है। वो शंकु के आकार का होता है। जब हम डिसेक्शन करते हैं तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आते हैं। बायां फेफड़ा, ये तो बता ही दिया मैंने, ये बता दिया। आधार फेफड़े के अवतल नीचे सतह पर डायफ्राम पे टिकी होती है। डायफ्राम क्या होता है? हमारे पेट और फेफड़ों को अलग अलग करता है। लोब्स 2 या 3 ये फेफड़े के भीतर दरारों द्वारा अलग होते हैं। ये लोब्स है ना, अपने आप बने हुए होते हैं, ठीक है। ये फेफड़े की पूरा अंदर सा का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको काटेंगे तो हमें ये स्लाइड दिखाई देगी। सतहें 3 होती हैं। ये वक्ष के क्षेत्र से संबंधित होता है, जिसके वे सामना करते हैं। ये कॉस्टल, मीडिया स्टिनल और डायफ्रामेटिक नाम दिया गया है इन तीनों को। सीमाएं कौन सी होती हैं? 3 सीमाएं होती हैं फेफड़ों के किनारे, जिन्हें अग्र, अश्व और पश्व सीमाएं कहा गया है। दाएं और बाएं फेफड़े की संरचना समान लोब्यूल नहीं होती, क्योंकि एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। दाहिने फेफड़े में 3 भाग होते हैं, श्रेष्ठ, मध्य और अवर। ये खंड एक दूसरे को 2 दरारों द्वारा विभाजित करते हैं। तिर्यक विदर क्या होता है? ये फेफड़ों का निचली सीमा के सुपर स्टीरियर दिशा में तब तक चलता है जब तक कि फेफड़े की पश्चिमी सीमा से नहीं मिल जाता है। क्षितिज विदर, यह उरोस्थि की क्षितिज में चौथी पसली के स्तर पर चला जाता है और तिरछी दरार से मिलता है। वहां एक फेफड़े में ऊपर और निचले लोब होते हैं जो एक समान तिरछी दरार से अलग होते हैं। सतह, फेफड़ों की 3 सतह होती हैं, जिनमें से प्रत्येक वक्ष के एक क्षेत्र में संबंधित होती है। डायफ्रामिक सतह, ये एक अवतल आधार सतह है जो डायफ्राम की ओर होती है। दाएं फेफड़े का अवतल आधार अधिक गहरा होता है, क्योंकि ये नीचे स्थित यकृत के लिए जगह बनाता है और ऊपर के लिए स्थित हो जाता है। सीमाएं, अगली सीमा मध्यस्थानी व तटीय सीमा के अभिसरण द्वारा बनाई जाती है। बाएं फेफड़े से अगली सीमा और हृदय शीर्ष द्वारा निर्मित एक गहरे पायदान द्वारा चिन्हित होती है। इसे कार्डियक नॉच के रूप में जाना जाता है। निचली सीमा फेफड़े के आधार पर कॉस्टल और मीडियस्टिनल सतहों को अलग करती है। पीछे की सीमा चिकनी और गोल होती है। कॉस्टल मीडियस्टिनल सतह के पीछे की ओर मिलने से बनती है। जड़ और हीलम क्या होती है? फेफड़ों की जड़ संरचनाओं का एक संग्रह है जो फेफड़ों को मध्यस्थानिक से निलंबित रखती है। प्रत्येक जड़ में एक ब्रोंकस, फुसफुसी धमनी, 2 फुसफुसी शिराएं, ब्रोंकियल वाहिनियां, तंत्रिकाओं का फुसफुसीय जाल,
और लसिका वाहिनियां होती हैं। ये सभी संरचनाएं फेफड़ों में हाइलम मध्यस्थानिक सतह पर एक बच्चा के आकार का क्षेत्र के माध्यम में प्रवेश करती हैं या बाहर निकलती हैं। ठीक है। बायां फेफड़ा हृदय के बाएं भाग को संयोजित करने के लिए बाएं फेफड़े के अग्र मध्य क्षेत्र में कम ऊतक होते हैं, थोड़ा सा कम होता है। परिणाम स्वरूप बायां फेफड़ा आकार की दृष्टि से दूसरे फेफड़े से भिन्न प्रतीत होता है। इसमें एक दरार और एक लोब कम होता है क्योंकि थोड़ा वो छोटा होता है। बाएं फेफड़े की तिरछी दरार अंग को ऊपर और निचले लोब में विभाजित करती है। बाएं फेफड़े के लोब निचला लोब तिरछी दरार के संबंध में पश्चावर है। दूसरी ओर श्रेष्ठ लोब दरार से अग्रकी भाग है और श्रेष्ठ है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा, दायां नहीं बायां ही हो गए, और हेमी डायफ्राम के नीचे लीवर की मौजूदगी और दिल की बाईं ओर स्थित होने के कारण होता है। दायां फेफड़ा अपने बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। इसके अलावा ये दो खांचों द्वारा 3 लोब से विभाजित होता है। तिर्यक दाहिनी और तिर्यक विदर दाहिनी फेफड़े के स्तर पर पाए जाने वाले दो खांचों में से एक है। दूसरा क्षैतिक विदर है। दोनों दरारें फेफड़े के ऊपर की तरफ मध्य और निचले भाग में विभाजित करती हैं। और दाहिने फेफड़े के लोब्स। रक्त की आपूर्ति कैसे होती है इसमें? फुसफुसी धमनियां दाएं और बाएं फुसफुसी धमनियों में विभाजित होकर प्रत्येक फेफड़े में ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है। श्वसन तंत्र के कार्य। ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता श्वसन तंत्र का काम शरीर को लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखना है। उन्मूलन कार्बन डाइऑक्साइड का उन्मूलन करता है, मतलब बाहर निकलता है। गैस विनिमय श्वसन तंत्र के अंग रक्त और भारी वातावरण के बीच होने वाले गैस विनिमय की देखरेख करते हैं। वे मार्ग जो हवा को फेफड़े तक पहुंचाने में देते हैं। ह्यूमिडिफायर आने वाली हवा को शुद्ध, आर्द्र और गर्म करता है। ह्यूमिडिफायर मतलब ह्यूमिडिटी उसकी बनाए रखने का काम करते हैं ये। ठीक है ना। आने वाली हवा को शुद्ध कर देते हैं, साफ। आर्द्र मतलब उसमें नमी और उसको गर्म कर देता है। ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, सांस लेना और छोड़ना। श्वसन तंत्र सांस लेने में सहायता करता है, जिससे फुसफुसी वेंटिलेशन भी कहते हैं। और फुसफुसी वेंटिलेशन में नाक और मुंह के माध्यम से हवा को अंदर लिया जाता है। ये ग्रसनी स्वर यंत्र और श्वास नली से होकर फेफड़ों में जाती है, फिर हवा बाहर निकलती है और उसी रास्ते से वापस आती है। ठीक है। फेफड़ों में वायु के आयतन और दबाव के परिवर्तन के कारण फुसफुसी वेंटिलेशन सक्रिय होता है। आयतन और दबाव मतलब फैलने की जगह और उसका प्रेशर। सामान्य सांस लेने के दौरान डायफ्राम और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और पसलियां ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है। जैसे फेफड़ों का आयतन बढ़ता है, हवा का दबाव कम हो जाता है, हवा अंदर आ जाती है। और सामान्यतः सांस छोड़ने के दौरान मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, मतलब ढीली पड़ जाती है। फेफड़े छोटे हो जाते हैं और वायु का दबाव बढ़ जाता है और वायु बाहर निकल जाती है, मतलब ऐसे और ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है। बाह्य श्वसन, फेफड़ों और रक्त प्रवाह के बीच गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ों के अंदर बाह्य श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अपशिष्ट से आदान प्रदान होता है। प्रक्रिया इसे श्वसन प्रक्रिया कहा जाता है। श्वसन प्रक्रिया करोड़ों सूक्ष्म थैलियों के माध्यम से होती है, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। श्वास द्वारा ली गई हवा में ऑक्सीजन वायु कोशों में फैलकर उसके आसपास स्थित फुसफुसी कोशिकाओं में पहुंचती है। यह लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन अणुओं से जुड़ता है और रक्त प्रवाह के माध्यम से पंप किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के अणुओं से जुड़कर ऑक्सीजन पहुंचता है। ठीक है ना। रक्त प्रवाह के माध्यम से पंप किया जाता है, रक्त प्रवाह जो कि हमारा हार्ट करता है। इस बीच ऑक्सीजन रहित रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में एल्वियोली में फैल जाती है और सांस छोड़ने के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। आंतरिक श्वसन क्या होता है? रक्त प्रवाह और शरीर के ऊतकों के बीच में गैसों का आदान प्रदान। ये तो हो गया फेफड़े और वो आपके रक्त के अंदर। अब ये हो रहा है आपके रक्त प्रवाह और ऊतकों के बीच में। तो खून का बहना और उसके साथ के ऊतक, उनके बीच में आदान प्रदान कैसे होता है? रक्त प्रवाह कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और आंतरिक श्वसन के माध्यम से अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जो श्वसन प्रणाली का एक अन्य प्रमुख कार्य। ये मैंने शुरू में समझाया था आपको। ठीक है। इस श्वसन प्रक्रिया में लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से अवशोषित ऑक्सीजन को रक्त वाहियों के माध्यम से पूरे शरीर में ले जाती हैं और ऑक्सीजन युक्त रक्त संकीर्ण कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन छोड़ देती है वहीं पे।
हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसको छोड़ देता है, रेड सेल्स ऑक्सीजन छोड़ देती है, और जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये केशिकाओं की दीवारों के माध्यम से शरीर के ऊतकों में फैल जाती है। इस बीच कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से लाल रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा में फैल जाती है। उधर क्या होता है, इधर तो ऑक्सीजन उधर गई और इधर कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से लाल रक्त कोशिकाओं में चली जाएगी और प्लाज्मा में फैली, और ऑक्सीजन रहित रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर के फेफड़ों में पहुंच गया ताकि वो बाहर निकल सके। ठीक है, समझ में आ गया। ध्वनि उत्पादन में मदद करता है। ध्वनि निर्माण श्वसन तंत्र के ऊपरी श्वसन पथ में परिसंरचनाओं द्वारा ध्वनि का निर्माण होता है। सांस छोड़ते समय हवा फेफड़ों की स्वर यंत्र मतलब वोकल बॉक्स जो होता है आपका, वोकल कॉर्ड जो होता है उसके माध्यम से गुजरती है, और उस बोलते समय स्वर यंत्र की मांसपेशियां एरिटेनॉइड उपास्थि को हिलाती हैं, हिलती हैं वो, और एरिटेनॉइड उपास्थि स्वर रज्जु और स्वर रज्जु को एक साथ धकेलती है। ठीक है, जब डोरियों को एक साथ धकेला जाता है तो उनके बीच में से हवा गुजरने वाली हवा कंपन पैदा करती है। जैसे ऐसे सोचो कि ऐसे कुछ है और ये हिला, तो कोई कुछ से टकराया और वो हवा बाहर निकलती जा रही है, तो वो टकराती जा रही है, चलती जा रही है, तो उससे कुछ ना कुछ कंपन होती है और उस कंपन से आवाज बाहर आती है। ठीक है, स्वर रज्जु में अधिक तनाव के कारण कंपन अधिक तीव्र होता है और ध्वनि का उच्च स्वर उत्पन्न होता है। कम तनाव के कारण कम कंपन होता है, धीमा स्वर कंपन धीमा होता है और स्वर कम होता है। आवाज किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की तेज होती है, तीखी, सबकी अलग अलग होती है ना, सबकी एक जैसी तो नहीं होती, वो कंपन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रहण सुगंध किस प्रकार से लेते हैं आप। ग्रहण की प्रक्रिया नाक के अंदर गुहाओं की लाइन करने वाली घ्राण तंतुओं से शुरू होती है। जैसे ही हवा गुहाओं में प्रवेश करती है, हवा में मौजूद कुछ रसायन सीलिया पर तंत्रिका तंत्र के रिसेप्टर्स में बंध जाते हैं और उन्हें सक्रिय कर देते हैं। एथेनॉइड हड्डी के उद्घाटन के माध्यम से संकेत देते हैं और फिर घ्राण बल्ब तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये संकेत घ्राण बल्ब से घ्राण तंत्रिका के माध्यम से होकर मस्तिष्क में पहुंचता है और घ्राण क्षेत्र तक जाता है। उससे हमें पता चल जाता है कि स्मेल कैसी है। बस यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट 5वां तंत्र बहुत बड़ा है, जैसे स्वतंत्रता आज पूरा टाइम ले लिया इसने। इस तरीके से हमारे ये काम करती हैं सारी एक एक करके। ये हमने सारा इसमें पढ़ लिया है कि किस तरीके से आंतरिक श्वसन हुआ, किस तरीके से बाह्य श्वसन हुआ और किस तरीके से बाकी सारा हुआ। ठीक है ना, जो भी कुछ क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्लास ले रख लेना, क्योंकि बिल्कुल बस 6 बज चुके हैं। तो हम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय श्री कृष्ण। समझ में तो आ गया ना? जी मैम, जी मैम। ठीक है, ध्यान रखिए।